तो मुझे लगता है हम सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। 11:33 हो गए हैं और आप सभी के समय को बचाते हुए हम सत्र की अब शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार। आज हम सब यहाँ सागर जिले के सेमिनार के लिए एकत्रित हुए हैं। चिंतनशील शिक्षकों के अनुभव। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि आज का सत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सागर और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सागर के सहयोग से हो रहा है। आज इसीलिए हमारे साथ डाइट के भी बहुत सारे साथी जुड़े होंगे, जिला शिक्षा केंद्र से साथी जुड़े हैं, साथ ही कई ब्लॉक्स सागर, रहली और खुरई और दमोह से भी हमारे साथ कुछ फंक्शनरीज जुड़े हुए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के वरिष्ठ साथी गुरबचन जी भी उपस्थित हैं। गुरबचन जी का शिक्षा में करीब 40 सालों का अनुभव है। वो चिल्ड्रंस लिटरेचर सेंटर मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 1982 से जुड़े हुए हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित ओबीबी और एनसीईआरटी के लिए बाल साहित्य के चुनाव से संबंधित समितियों के सदस्य रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी के भी वो सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। गुरबचन जी पिछले 10 सालों से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का हिस्सा रहे हैं और इस समय अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में कार्यरत है। हम आपका स्वागत करते हैं गुरबचन जी। और आज गुरबचन जी हम सबका जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं उन सब में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके सामने परिचय रख देती हूँ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का। हालांकि आप सब काफ़ी परिचित हैं, फिर भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का लक्ष्य रहा है कि शासकीय शिक्षकों को सब सहयोग देकर हम इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकें। इस समय मध्य प्रदेश में हम 5 जिलों में काम कर रहे हैं: भोपाल, खरगोन, धार, दमोह और सागर। इन सभी क्षेत्रों में हम अपने ऑफिस, जिसे हम टीचर लर्निंग सेंटर कहते हैं, इसके द्वारा बहुत सारे शिक्षकों और बहुत सारे विद्यालयों से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको हम सेमिनार कह रहे हैं, चिंतनशील शिक्षकों के अनुभव, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये प्रक्रिया इस बात की ओर लक्षित है कि शिक्षक अपने काम को और बेहतरी से सोचे, उसके ऊपर चिंतन करें और फिर हम सबके सामने उसे प्रस्तुत कर सकें। तो जब हम कक्षाओं में गए, शिक्षकों के साथ काम किया, तो हमारा ये अनुभव रहा कि कई शिक्षक अपने विद्यालय में काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अक्सर बड़े मंच पर वो आ नहीं पाता, उस पर चिंतन करने के मौके नहीं मिल पाते। इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे कुछ मौके बनाएं जहां ये शिक्षक अपने काम को लेकर आएं, बाकी शिक्षकों के साथ उसे साझा करें और फिर हम सब उन चीज़ों से आगे सीखें और आगे बढ़ें। इसीलिए पिछले वर्ष सन 2019-20 के अकादमिक वर्ष में हमारे साथ जो भी शिक्षक जुड़े हुए थे, उनसे हमने उनको हमने प्रोत्साहित किया कि वे अपनी कुछ प्रक्रियाओं को ज़रूर लिखें। वे अपनी उन प्रक्रियाओं को लिखें जिसे वो सफल मानते हैं। अब सफलता हमारे लिए ये थी कि जहाँ बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई हो, जहाँ पर बच्चों ने स्वयं भागीदारी की हो और लर्निंग आउटकम को भी प्राप्त किया हो, ऐसी सभी प्रक्रियाओं को शिक्षकों ने लिखा। एक करीब 1500-2000 शब्द का एक पर्चा उन्होंने लिखा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इस प्रक्रिया में उनकी क्या चुनौतियाँ रहीं और उन्होंने इन चुनौतियों को कैसे पार पाया और उनकी क्या सीखें रहीं और आगे वो इन चीज़ों को क्या करेंगे। और यही पर्चे लेकर और इन्हीं प्रस्तुतियों को लेकर आज हमारे साथ 3 शिक्षक मौजूद हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो प्रक्रिया आज आप सुनेंगे शिक्षकों के द्वारा, ये किसी बड़ी प्रक्रिया का समापन नहीं है, ये एक बड़ी प्रक्रिया की शुरुआत है। हम ये चाहते हैं कि इस मौके के द्वारा शिक्षक अपनी कक्षाओं के बारे में सोचना शुरू करें, वो और चिंतन करें और उनके बारे में गहराई से सोचें कि क्या हम कर रहे हैं, आगे कहाँ ले जा सकते हैं, भाषा, गणित की प्रक्रियाओं से हम इन्हें कैसे जोड़ सकते हैं और फिर इनके ऊपर चिंतन की जो प्रक्रिया है, इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सेमिनार का लक्ष्य भी यही है कि शिक्षक अपने अनुभवों को एक प्रक्रिया के रूप में देखें। ये हमारी जिम्मेदारी है, व्यावसायिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी कक्षा में होने वाली हर चीज़ को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखें। हम समझें कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और इन्हें हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इन सब में विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सक्रिय भूमिका है,
और क्या हमारा सीखना सिखाना अर्थपूर्ण हो पा रहा है। सेमिनार इस बात के लिए भी एक अवसर है कि हम अपने पूरे कार्य को एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएं, न केवल चिंतन बल्कि लेखन में भी सटीकता और सार्थकता लेकर आ सके। हम जानते हैं कि शैक्षिक लेखन एक कला है और ये कला बहुत धीरे धीरे ही विकसित होती है। इसे विकसित करने में बहुत समय लगता है और हम बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं अक्सर लिख नहीं पाते। इस लेखनी को आगे बढ़ाने के लिए भी सेमिनार हम सबको एक अवसर देता है। आज हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक जुड़े हैं, रहली से, सागर से, खुरई से, और हम आज इनसे बात करना चाहते हैं। आप सब अपनी कक्षाओं में बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, आप शिक्षण प्रक्रिया में रोज नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब एक कदम और लेते हैं। अब हम इस पूरी प्रक्रिया को और व्यवस्थित करेंगे। हम सत्र की शुरुआत में ही एक विषय का चुनाव करें और उसके बाद व्यवस्थित रूप से उद्देश्यपूर्ण ढंग से उस योजना पर काम करें। एक निश्चित अवधि तक हम उस प्रक्रिया पर लगातार काम करते रहें। उस कार्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए हम कुछ लेखों का इस्तेमाल करें, कुछ विशेषज्ञों की राय लें और इन सारी प्रक्रियाओं में हम लगातार सोचते रहें और गहराई से सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बच्चों को इससे फायदा हो रहा है, क्या बच्चे इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। और यही चिंतन हमें व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आपका पूरी तरह साथ देगा। आपको किसी भी अकादमिक मदद की ज़रूरत है तो फाउंडेशन के साथ ही आपके साथ होंगे। तो यह प्रक्रिया हम इस साल ज़रूर शुरू करेंगे और हमें उम्मीद है कि आज की 3 प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद आप में से कुछ शिक्षक साथी ज़रूर प्रोत्साहित होंगे अपने अनुभवों को लिखने और अपने अनुभवों के बारे में सोचने के लिए। इस सेमिनार को ज़रूर एक अवसर के रूप में चुनिए जिसके द्वारा आप इस चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। हम अगले साल फिर इसी तरह के सेमिनार में आप में से कुछ साथियों के परिचय ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। तो लौटते हैं इस पूरे कार्यक्रम में, और जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट ने हमारा हमेशा साथ दिया और ये उन्हीं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी वो हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करेंगे और हमें सहयोग देंगे। आज के कार्यक्रम में 3 शिक्षक हमारे साथ अपने चिंतन को प्रस्तुत करेंगे और बहुत ज़रूरी है कि इस प्रस्तुतिकरण में आप भी भागीदार बनें। तो जितने भी साथी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप इन्हें ध्यान से सुनें। ये आप ही के साथी हैं, आपके ही आसपास काम कर रहे हैं, आप वैसी ही स्थितियों में काम कर रहे हैं। तो हर प्रस्तुति के बाद हम 2 सवाल शिक्षक साथियों से लेंगे। आपके जो भी सवाल हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है जो आप वक्ता से पूछना चाहते हैं, वो आप ज़रूर रखिए, उनसे पूछिए और फिर इस माध्यम से भी ये जो हमारे बीच बातचीत होगी, इससे भी हम एक नई समझ बनाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ध्यान से इन्हें सुनिए, अपने शिक्षकों को, और उसके बाद इनसे प्रश्न पूछिए और जितना हम संक्षेप रखेंगे हम समय को और बचा पाएंगे और फिर हम गुरबचन जी से भी उनकी बात जानेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। आज हमारे साथ 3 साथी जो है उनमें से एक रहली के शिक्षक हैं, एक सागर से हैं और एक राहतगढ़ विकासखंड से जहां हम काम कर रहे थे। साथ ही जैसे मैंने बताया 30 शिक्षक हमारे साथ और हैं जो कि सागर, रहली और खुरई विकासखंड से हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत समय नहीं लूँगी आप सभी का, और आज के वक्ता आनंद को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आनंद। तो थैंक यू कृति। आप सभी शिक्षकों का स्वागत है चिंतनशील शिक्षण शिक्षकों के अनुभव सेमिनार में। तो कृति, मेरी आवाज सही आ रही है? हेलो सबा या हाँ, कोई बताइए। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कृति ने पहले ही बताया कि आज 3 शिक्षक अपनी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले अमित यादव जी हैं, शासकीय प्राथमिक शाला इमलिया रहली से हैं। अमित जी अपने स्कूल में डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से शिक्षण कार्य करते रहे हैं। इन्हें बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है और यही वजह है कि रविवार के दिन भी आप अलग अलग गांव में जाकर बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनसे बात करते हैं। अमित जी कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उत्साहित और जिज्ञासु रहते हैं। डिजिटल रिसोर्स का इस्तेमाल करके अमित जी ने अपने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को काफ़ी बढ़ाया है
और विद्यालय में आने के लिए बच्चों में बहुत उत्साह बढ़ गया है। तो आज हम इनके इन्हीं अनुभवों के कक्षा में प्रभाव को, चिंतन को जानेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से कि वो अपनी प्रस्तुति दें। थैंक यू। आज के इस चिंतनशील शिक्षकों के अनुभव सेमिनार में पधारे सहभागिता कर रहे समस्त अधिकारी गण, शिक्षक साथियों, शिक्षक साथीगण, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं प्राथमिक शिक्षक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला हिमलिया विकास खंड में पदस्थ हूँ। मेरी शिक्षा बीकॉम में है और मुझे शासकीय स्कूल में 20 वर्ष अध्यापन कार्य करने का अनुभव है। मेरी रुचि बच्चों के साथ समय गुजारने, शतरंज खेलने के साथ साथ संगीत में मेरी काफ़ी रुचि है। मेरी नियुक्ति वर्ष 1999 शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला सोना सिंहपुर विकासखंड देवरी में हुई थी। उस समय काफ़ी, क्योंकि मेरा मुख्यालय रैली था, यहाँ से वहाँ जाने में मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहाँ मैं 7 साल रहा। इसके बाद शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर में मैंने 2 वर्ष तक कार्य किया। इस दौरान मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कक्षा 5वीं व 8वीं के परीक्षा प्रभारी के रूप में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। कंप्यूटर से मेरा जुड़ाव वर्ष 2008 से रहा। यही कारण रहा कि मैंने डिजिटल रिसोर्स के द्वारा अध्यापन कार्य करने का निर्णय लिया। चूँकि मेरी पकड़ कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग में रही, तो मैंने कक्षा पहली व दूसरी के बच्चों को लगभग 40 जो जनसंख्या है मेरे स्कूल में, उनको डिजिटल रिसोर्स के द्वारा अध्यापन कार्य करने का निर्णय लिया। इसमें मैंने मोबाइल, लैपटॉप और प्रोजेक्टर का उसका समावेश किया। मेरे विद्यालय में बच्चों की जो पृष्ठभूमि है, ज़्यादातर बच्चे आदिवासी समाज के हैं। उनके माता पिता खेतिहर मजदूर हैं। अत्यंत गरीबी परिस्थिति में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अधिकांश अभिभावक गांव से पलायन भी कर जाते हैं। तो गांव में शिक्षा का कोई माहौल नहीं था, बच्चों का ठहराव भी नहीं था। बच्चों का ठहराव ना होने के कारण शाला में बच्चों की अनियमित उपस्थिति, बच्चों का ठहराव ना होना, इस कारण मैंने डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से अध्यापन कार्य कराने का निर्णय लिया। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या मुझे आई वो थी बच्चों की अनियमितता। बच्चे शाला में अनियमित रूप से आ रहे थे। बच्चों का शाला में ठहराव नहीं था। बच्चे आते थे शाला में और कभी कभी तो 2 बजे बैग लेके वापस चले जाते थे। बच्चों की शाला के प्रति इतनी रुचि भी नहीं थी। तो मैंने जो उद्देश्य निर्धारित किए डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से, उसमें सबसे पहला था कि बच्चे नियमित रूप से शाला आएँ और आकर पूरे समय तक शाला में रुककर पढ़ाई करें। उनको एक भयमुक्त व आनंददायी वातावरण देना मेरा उद्देश्य रहा। बच्चों को एक पारिवारिक माहौल में सकारात्मक सोच के साथ कम समय में ज़्यादा परिणाम लाने का मेरा उद्देश्य रहा और बच्चों का जिससे सर्वांगीण विकास हो सके। कम समय में ज़्यादा परिणाम लाने का आशय मेरा ये था कि शासकीय शालाओं में अभी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ 4वीं व 5वीं में बच्चे पहुँच जाते हैं और अपनी मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता था कि बच्चे कम से कम समय में अपनी मूलभूत दक्षताओं को पा सकें। डिजिटल रिसोर्स का जो चयन में मुझे सामग्री में जो सबसे बड़ी समस्या आई, क्योंकि मैं 3 वर्ष पूर्व मैंने इसके माध्यम से मैं अध्यापन कार्य करा रहा हूँ, तो सामग्री के चयन में मुझे बहुत ज़्यादा समस्या आई। मैंने करीब 2 माह की अथक मेहनत से इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे वीडियो देखे। उनमें से मुझे जो वीडियो बच्चों के स्तर के लगे, जिससे बच्चों का भाषागत कौशल का विकास हो सके और दोहराव ना हो, बच्चों के परिवेश से संबंधित हो, ऐसे वीडियो का चयन मैंने अपनी डिजिटल रिसोर्स सामग्री में किया। और चूँकि जो प्रशिक्षण होते हैं, शिक्षा प्रशिक्षण शासकीय सेवा में, तो वहाँ पर गतिविधियाँ जो करवाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं बच्चों की प्रारंभिक स्तर कक्षा पहली व दूसरी के हिसाब से, उसमें 1 या 2 गतिविधि बताते हैं वहाँ। तो मेरा
आशय सामग्री में ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों का उसमें समावेश हो सके, बच्चे एक ही गतिविधि तक सीमित ना रहें, क्योंकि एक गतिविधि साल भर तो कराई नहीं जा सकती। तो मैंने कम से कम 18-20 प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ खेल खेल में जो शिक्षा दी जा सके जिन बच्चों को, उसका मैंने चयन किया। डिजिटल रिसोर्स की प्रक्रिया जो रही, उसके पहले मैंने कक्षा का वातावरण एक आनंददायी व उत्साहपूर्ण वातावरण बनाने के लिए स्वयं के वैसे दीवार लेखन का कार्य कराया। फ्लैक्स आदि का मैंने स्वयं के वैसे फ्लैक्स आदि लगवाए कक्षा में। और इसकी शुरुआत मैं शाला में जाता हूँ, सबसे पहले पूरे गांव का एक चक्कर लगाता हूँ ताकि बच्चे समय पर शाला आ जाएं। सबसे पहले संगीत में प्रार्थना सभा के साथ शुरुआत होती है। अब स्थिति ये बन गई है कि मुझे ज़्यादा गांव में नहीं जाना पड़ता है और बच्चे 10:30 बजे प्रार्थना में 80% से ऊपर बच्चे शामिल होने लगे। उनको एक आनंददायी वातावरण मिल रहा है, एक नए तरीके से उनको प्रार्थना सभा में प्रेरणा गीत, प्रार्थना और राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान आदि सभी चीज़ों का उसमें समावेश होता है। इसका परिणाम मुझे ये मिला कि जिस ई लर्निंग के जो अध्यापन जो मैं कराया जाता था, उसमें अगले दिन उसकी पुनरावृत्ति जरूर करवाई जाती थी। इसमें एक ही विषय को गतिविधि के साथ बार बार देखने सुनने के कारण बच्चों की समझ जल्दी विकसित होती है, बच्चों को समझने में सरलता होती है। जो भी गतिविधियाँ डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से बच्चों को कराई जाती हैं, उसका फीडबैक अगले दिन बच्चों समय समय पर बाल सभा में लिया जाता है। और पढ़ाई के साथ साथ बच्चे बोर ना हो, इसके लिए उसके पढ़ाई के बीच बीच में उनको कुछ कविताएं, कुछ कहानी के माध्यम से उन पर चर्चा की जाती है। कहानी देखकर कक्षा पहली दूसरी के बच्चे अपने मन की बात साझा करने लगे हैं। उनको शाला आने में भय नहीं लगता है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कक्षा पहली व दूसरी के बच्चे यदि शाला आ रहे हैं 90% से ऊपर, तो मेरे लिए क्या सभी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटे बच्चों का शाला आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए मैंने ऐसी वीडियो का चयन किया जो उनके परिवेश से संबंधित हो। इसमें बच्चों को अक्षर और शब्द की पहचान चित्रों के द्वारा कराई जाती है। जो भी अक्षर सामने, चूँकि दृश्य व श्रव्य माध्यम साधनों का इसमें समावेश होता है, अक्षर लिखा हुआ सामने होता है स्क्रीन पर, उसका चित्र भी बना होता है। शब्द लिखा हुआ होता है, शब्द की जैसे घा और घर लिखा है तो घर का चित्र बना है, तो बच्चे उसको देख के समझते हैं, देख कर सुनते हैं, उसको बातचीत करते हैं उस पर। बच्चों में जो उनकी झिझक थी वो खत्म हो रही है, बच्चों में एक आनंददायी वातावरण का निर्माण हो रहा है और उनकी अभिव्यक्ति के कौशल का विकास हो रहा है। तो काफ़ी जो इससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ मुझे, बच्चों का ठहराव शाला में बढ़ गया है। बच्चे शाला में आते हैं, पूरे समय तक रुक कर पढ़ाई करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की उपस्थिति भी शाला में बढ़ी है। मेरी शाला में जहाँ 3 वर्ष पूर्व 59 दर संख्या थी, जो बढ़कर 68 हुई, इसके बाद 72 हुई। तो मुझे काफ़ी संतोष है कि मैंने जो प्रयास किया डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से, उसका परिणाम बच्चों की नामांकन में भी उसका परिणाम दिखा। बच्चों को जोड़ना काफ़ी आसान हो गया है डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से कार्य करने में। बच्चे समूह में कार्य करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और दृश्य व शब्द माध्यम से जो चीज़ें वो देखते समझते हैं, और इसके बाद वो उनको लिखना आसान हो गया है। उनको एक आनंददायी वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो रही है। कक्षा पहली के जो बच्चे शासकीय शालाओं में आते हैं, वो नर्सरी, LKG, UKG पढ़ के तो आते नहीं है, डायरेक्ट में उनका कक्षा पहली में एडमिशन होता है, जहाँ वो एकदम से पढ़ने व लिखने में उसमें नहीं, उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उनको पढ़ना लिखाना बहुत ही कठिन कार्य में मान के चलता हूँ होता है। तो डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने से लगभग 6 महीने में कक्षा पहली के बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित में लिखना व पढ़ना जानने लगे हैं। इसमें जो चुनौतियाँ मुझे आई, बच्चों के स्तर का मटेरियल जुटाने के साथ साथ, चूँकि ग्राम में नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है आई, और अभी भी वो समस्या मेरे सामने है। इसी के कारण मुझे डिजिटल रिसोर्स की सामग्री का चयन करके उसको सेव करके और आनंददायी वातावरण में बच्चों को जोड़ना, ताकि सीखना उनको बोझ ना बन सके। इस दौरान मैंने सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए समस्त शिक्षकों में।
परंपरागत तरीके से बाहर निकल कर नए नए प्रयोग, नए नए नवाचार हमें करना होंगे। प्रत्येक बच्चे को समझना होगा उसकी आर्थिक स्थिति की, उसकी सामाजिक स्थिति को समझते हुए उसकी आवश्यकता के अनुसार कार्य करना होगा। इस दौरान मैंने एक नवाचार किया था संडे क्लास के रूप में। चूँकि अभी कोरोना का वायरस के कारण वो अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ गाँव में। प्रत्येक रविवार के दिन अवकाश का दिन रहता है, उस दिन मैं प्रत्येक रविवार को गाँव में जाता हूँ, किसी भी गाँव में, वहाँ जाके जॉयफुल लर्निंग की क्लास डिजिटल रिसोर्स के साधनों का उपयोग करते हुए लगाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ऑफ करते हैं। सर आप इन झलकियों के बारे में बता भी सकते हैं हमें? जी जी, ये जो फोटो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें मैं ये जो गतिविधि करवा रहा हूँ, ये वाली जो कक्षा पहली व दूसरी के एक बुढ़िया ने बोया दाना गाजर का था पेड़ लगाना, वो वाली गतिविधि वाली ये फोटो है सामने। और ये प्रार्थना करते हुए बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं आपको। और कई प्रकार की उनको गतिविधियाँ करवाई जाती हैं शाला में, जैसे चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, एक मोटा हाथी झूम के चला, टेडी बियर, इस प्रकार से 18-20 प्रकार की गतिविधियाँ उनको बच्चों को करवाई जाती हैं, ताकि उनको वो बोर ना हो। एक ही गतिविधि को बार बार नहीं करवाया जाता है। और मेरा प्रयास रहता है कि बच्चे देखने तक सीमित ना रहें और मनोरंजन तक सीमित ना रहें डिजिटल रिसोर्स में, और वो स्वयं उस गतिविधि को करवाएं। तो मैंने जो यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करवाते हैं मेरे स्कूल में। मैं तो करवा के और फिर उन्हीं से करवाता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि बच्चे ही सहभागिता करें, और वो करते हैं। और अब वो इतने माहिर हो गए तो स्वयं गतिविधियाँ करने लगे हैं और पढ़ने लिखने में सक्षम होने लगे हैं। धन्यवाद। तो थैंक यू अमित सर। और कोई शिक्षक साथी जो अमित सर से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। कोई उनकी जिज्ञासा हो या कोई सवाल वो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो अगर किसी शिक्षक की कोई जिज्ञासा हो तो वो अपने सवाल कर सकते हैं। सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर जो आपने डिजिटल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, सूचीबद्ध करके बता सकते हैं क्या? सब 4-5 उदाहरण के तौर पर, जैसे 1-2 तो आपने बताया ना, तो आपका जैसा अनुभव रहा, बहुत मजा आया, या तो सामग्री कराने में आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, 1-2 एग्जाम्पल इसके। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, हेलो जी। सर प्रश्न क्या था मैडम का? जी मेरे जो प्रश्न पूछ लीजिएगा। आपने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, जी जी, उसके कुछ कक्षा के उदाहरण यदि बता पाएं जिसमें आपको बहुत मजा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। हाँ, बच्चे क्या है, ये QR कोड के माध्यम से जो बुक्स में QR कोड दिया रहता है, उसको मैंने स्कैन करके उसके वीडियो सेव करके उसको स्क्रीन पर दिखलाए। उसके साथ साथ बच्चे नाचते हुए अपनी गतिविधियां करते हैं। जैसे रोली पोली वाली गतिविधि है, रोली पोली अप रोली पोली डाउन डाउन डाउन, या टेडी बियर टच द ग्राउंड, टेडी बियर टर्न अराउंड। तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। जैसे चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, एक मोटा हाथी झूम के चला, टेडी और जॉनी जॉनी यस पापा, ऐसे 18-20 प्रकार की गतिविधियाँ हैं मेरे पास।
और मैं प्रयास में लगा रहता हूँ कि और इसमें वृद्धि की जाए इन गतिविधियों में। जी जी, तो कोई और शिक्षक साथी कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। जी, तो हम गुरबचन, अगर किसी शिक्षक साथी का सवाल ना हो तो हम गुरबचन सिंह जी की तरफ चलते हैं और इस प्रेजेंटेशन पे उनका कोई कमेंट हो तो वो रख सकते हैं। जी सर आपका माइक म्यूट है। 2-3 बातें कहना है अमित के प्रेजेंटेशन पर कि जिस विषय पे उन्होंने अपना ये काम किया है उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए अपने पूरे लेख में, जिससे कि एक स्पष्टता हो सके एक आम पाठक को। जैसे मुझे भी ये पता नहीं है कि डिजिटल रिसोर्सेस क्या है और इसका अपना स्रोत क्या है। जैसे कि अभी आपने मौखिक रूप से एक सवाल के जवाब में ये बात रखी है, तो उसका पूरा विवरण इस लेख में आना चाहिए, जिससे कि लोग कनेक्ट कर सकें पाठक उसको और उसको समझ सकें। आपने जो बच्चों की पृष्ठभूमि दी है वो बहुत ही अच्छी है और व्यवस्थित तरीके से आपने देने की कोशिश की है, लेकिन आगे का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उसमें और भी बहुत सारे विषय शामिल आप कर सकते हैं जो आपके अपने अनुभव रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया से, जैसे कि कल कुछ साथियों ने शेयर किए थे, या किस तरह की समस्याएं आपको आई। आपने सिर्फ एक ही समस्या का जिक्र किया है कि इस तरह के स्रोत जुटाना मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आई डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से, उसको भी आपको व्यवस्थित तरीके से रखने की आवश्यकता है। और चूंकि डिजिटल रिसोर्स एक को आप एक नए माध्यम के तौर पे इसमें देख रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये एक अच्छा माध्यम है बच्चों को सिखाने पढ़ाने का? ये तो ठीक है कि इससे बच्चों में ठहराव आता है, उन्हें खुशी मिलती है, बच्चों को भय मुक्त होते हैं, लेकिन जब हम किसी अवधारणा को बच्चों को समझाते हैं या कोई समझ बनाते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो उसमें डिजिटल रिसोर्स की विषय वस्तु क्या है उस पर बहुत गंभीरता से और संवेदना के साथ विचार करने की आवश्यकता है। तो उसका कोई जिक्र भी इस लेख में नहीं है, बहुत ही उड़ते उड़ते बातें हैं। वो इसलिए वो एक सवाल भी आपका आया था कि वो क्या सामग्री इस्तेमाल की गई। तो मैं सिर्फ एक ही सुझाव इसमें देना चाहूँगा कि जो भी सामग्री हम इस तरह से हम सामग्री कहीं से जुटाते हैं या खुद बनाते हैं, उसको एक टीम के बीच में साझा करके उसकी समीक्षा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो सामग्री हम बच्चों के साथ उपयोग में लाने वाले हैं उसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, वो कितनी विषय सम्मत हैं और कितनी वो शिक्षा सम्मत हैं। अन्यथा इस तरह की कई बार सामग्रियां होती हैं कि हमें तो लगता है कि ये बहुत अच्छी सामग्री है, लेकिन वो कई बार उसके पढ़ाने के तौर तरीकों से, जो कि प्रगतिशील शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, उनसे वो उनका एक जुड़ाव दिखाई नहीं देता है, तो वो एक अलग तरह की फिर मुश्किल भी खड़ी करती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ हुआ हो। तो अमित से यही मेरा आग्रह है कि चूंकि उनके पास ये क्षमता है, तो जब भी वो इस तरह की सामग्री चुने गूगल से या जहाँ जो भी स्रोतों से वो चुन रहे हैं, तो ये जरूर देखना है कि ये जो सामग्री है ये आमने सामने की अंतःक्रिया के प्रोसेस का विकल्प नहीं है शिक्षा में। जब बच्चों से हम सीधे बातचीत करते हैं, बच्चे आपस में जो मिलकर सीखते हैं, बच्चे जो संवाद से और वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, आपस में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, उसका ये कोई विकल्प नहीं है। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसके आधार पर ही, इस कसौटी के आधार पर ही हमें डिजिटल सोर्सेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं
और बहुत सारे संवाद भी हैं और बहुत सारी बहसें भी हैं कि हम किस तरह से सामग्री का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो NCF 5 में इस तरह के सोर्सेस के बारे में लिखा है कि कौन सी सामग्री इन के माध्यम से बच्चों के साथ साझा की जा सकती है। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल, जो मैंने अभी 3 प्रेजेंटेशन देखे हैं उसमें एक प्रेजेंटेशन जो इतिहास के ऊपर है सरोज प्रजापत का, उसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण का, कि एक शिक्षक कैसे जाने कि बच्चों के बीच में हमें क्या गतिविधि करना है कि बच्चे सहभागी तरीके से सीख सकें, अंतःक्रिया के माध्यम से सीख सकें और सोच सकें, सवाल जवाब कर सकें, अपनी बातों का विश्लेषण कर सकें, चुनौती दे सकें विश्लेषणों को। तो ये सारी बातें शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा उसमें हमें दिखाई देता है, तो एक आधार हो सकता है। तो अमित, आप एक बार अपने और साथियों के साथ बैठकर, जिसमें फाउंडेशन के साथी भी हों, तमाम सामग्रियां जो आप जुटाते हैं उनकी समीक्षा करें और इस कसौटियों के आधार पर उनको देखें। शुक्रिया। थैंक यू गुरुजन जी। तो आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को जो हमारे नेक्स्ट शिक्षक हैं रामेश्वर लोधी जी, शासकीय प्राथमिक शाला कल्याणपुर राहतगढ़ से हैं, और ये प्रेजेंट करेंगे पक्षी दर्शन थीम बेस्ड पेडागोजी के ऊपर अपनी बात। तो थोड़ा सा मैं रामेश्वर जी के बारे में रख देता हूँ। रामेश्वर जी ने शासकीय प्राथमिक शाला कल्याणपुर में शिक्षक के रूप में सबसे पहला काम कक्षा कक्ष को पोस्टर और TLM से सजाने का किया था। कक्षा कक्ष को सुंदर बनाने के बाद इन्होंने शाला परिसर को हरा भरा और रंगीन बनाने के लिए विविध प्रकार के पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। ये स्कूल खुलने के 1 घंटा पहले ही स्कूल पहुंच जाते और काम में जुट जाते हैं। स्कूल बंद होने के आधे घंटे बाद तक ये बच्चों और पालकों के साथ काम और बातचीत करते रहते हैं। उनके काम और लगन को देखकर बच्चे भी उनके साथ स्कूल समय के पहले और बाद में भी काम करने लगे। ये पिछले 3 साल से बच्चों के साथ थीम बेस्ड पेडागोजी पर काम कर रहे हैं। कोविड-19 के दौर में इन्होंने 4 मोहल्ला पुस्तकालय और 1 डिक्की पुस्तकालय शुरू किया। ऐसी ही एक थीम बेस्ड पेडागोजी पक्षी दर्शन पर किए अपने व्यापक काम को आज रामेश्वर जी हमारे सामने साझा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा रामेश्वर जी। सभी के लिए नमस्कार। मैं रामेश्वर लोधी, प्राथमिक शाला कल्याणपुर। मेरा विद्यालय का मैं परिचय करवाऊं तो कक्षा 1 से 5 तक, जहां वर्तमान समय बच्चों की संख्या 47 के लगभग है। कल्याणपुर जो गांव है वो राहतगढ़ से 2 किलोमीटर दूर खुराई रोड पर स्थित है, और यहाँ पहले ये जो बीना नदी है उसके पास में बसा हुआ था, लेकिन 1983 की नेक्स्ट स्लाइड। 1983 की जो बाढ़ आई थी उसमें इस गांव का विस्थापन हुआ। तो विस्थापन के बाद कल्याणपुर माल से 1 किलोमीटर दूर ऊपर की ओर कल्याणपुर बीर बसा, जहाँ पे वर्तमान समय में स्कूल है। आज भी कल्याणपुर जो बीर में है 2-3 परिवार रहते हैं कल्याणपुर माल में, और कल्याणपुर बीर में जो स्कूल है वहाँ जाते हैं। और कल्याणपुर बीर के सभी बच्चे स्कूल में दर्ज हैं। यहाँ से कुछ बच्चे पहले शहर के जो कॉन्वेंट स्कूल है और भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जाते थे, लेकिन कुछ वर्षों में स्कूल के क्रियाकलापों को देखकर उन्होंने अपना नाम इस स्कूल में दर्ज कराया है। गांव की जो जनसंख्या है 700 के आसपास है। गांव के जो अधिकांश लोग हैं राहतगढ़ में मजदूरी के लिए काम करते हैं। जो कल्याणपुर गांव है वो जंगल से सटा एरिया है, तो यहाँ लकड़ी की काफ़ी उपलब्धता है। तो यहाँ जो मुख्य धंधा होता है वो ईंटें बनाना और ईंटों को पकाना। तो जो लोग होते हैं वो ईंटों के भट्टे पे काम करते हैं। चूँकि जंगल से सटा हुआ है तो पशुपालन पर भी बहुत सारे लोग निर्भर हैं। गांव की बच्चों की जो मातृभाषा है वो बुंदेलखंडी है, और चूँकि मेरा गांव अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो मुझे बच्चों की भाषा या उनके भाव समझने में किसी प्रकार के असहज महसूस नहीं होता। विद्यालय अधिकांश बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं। गतिविधियों में स्कूल के निर्धारित समय के पहले और बाद में भी समय देते हैं। पिछले 3-4 वर्षों से कई तरीकों से हमने विद्यालय में कार्य किया है।
इस पक्षी दर्शन थीम के पहले भी जल प्रदूषण है, बागवानी करना है, पेड़ पौधों को लगाना है, उनकी सुरक्षा करना है और विद्यालय को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। पिछले वर्ष गांधी थीम पे और जो गांव का इतिहास है उस पर भी काम किया है। तो बच्चों में एक प्रकार का स्कूल से जुड़ाव हुआ है, उत्साह रहता है उनके अंदर स्कूल आने का। वो समय से पहले स्कूल आ जाते हैं और समय के बाद तक भी स्कूल में रहते हैं। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए स्कूल से बाहर जाने में बहुत मजा आता है। इन गतिविधियों के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जो कक्ष में जो शिक्षण है उसको बाहरी परिवेश से जोड़ने का। तो अधिकतर हमारी जो गतिविधियों में है शैक्षिक भ्रमण के रूप में हम लोग बाहर जाते हैं अपने आसपास, तो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण में बहुत मजा आता है। पिछले 5 सालों में स्कूल के बगीचे को विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो बच्चों ने और हमारी जो संस्था की प्रभारी महोदया श्रीमती वीणा देवी राय हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने विद्यालय को काफ़ी हरा भरा किया है। चूँकि हमारे पास 1.5 एकड़ के करीब परिसर है, तो उसमें आधे में बाउंड्री है और आधे में हम लोगों ने बागड़ा लगवाई है। तो विद्यालय में हमने जो पिछले 5 वर्षों में पेड़ लगाए थे, आज खुशी की बात यह है कि हम उन पेड़ के नीचे छाया प्राप्त कर रहे हैं। जो बच्चे पिछले 5 वर्ष पहले कक्षा पहली में थे, वो आज बड़े बड़े वृक्षों के नीचे खुद बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इन पेड़ पौधों में मुख्यतः आपका गुलमोहर है, शीशम है, ये पेड़ लगे हुए हैं। फलदार पौधों में आंवला है, पपीता है, अमरूद है और फूल वाले जो पौधे हैं उनमें मुख्य रूप से आपके जायसोन है, चमेली है, रात रानी है। और सर्दियों के समय में, बरसात में हम लोग गेंदा उगाते हैं, तो सर्दियों के समय इतना अधिक फूलता है कि चारों तरफ फुलवारी ही रहती है। तो पक्षियों का भी काफी आना जाना वहां पे रहता है। थीम बेस्ड पेडागॉजी पर काम कैसे करते हैं? तो पर्यावरण अध्ययन विषय थीम आधारित विषय है। इसमें अवलोकन, अभिव्यक्ति, वर्गीकरण, विश्लेषण जैसे कौशलों को विकसित करना इस विषय का उद्देश्य है और साथ साथ जैसे संवेदनशीलता पैदा करना, सहयोग, समानता जैसे मूल्यों को विकसित करना भी इस विषय का एक प्रमुख उद्देश्य है। पहले मैं इन कौशलों को लेकर अलग अलग काम किया करता था, मुझे एक समझ नहीं थी, लेकिन जब मैं कुछ वर्षों से फाउंडेशन से जुड़ा और इस पर काम की शुरुआत की तो एक फ्रेमवर्क मुझे प्राप्त हुआ कि थीम बेस्ड जो पेडागॉजी है उस पर कैसे काम करना है। तो जो हमारे उद्देश्य थे इसमें थीम बेस्ड पेडागॉजी पर काम करना, बच्चों को नए तरीके से सीखने के मौके देना, बच्चों के कौशलों और मूल्यों को विकसित करना, ये मुख्य उद्देश्य थे। शाला परिसर में सबसे पहले तो पक्षी दर्शन को हम जाने तो हमने एक जगह को चिन्हित किया था। इसमें बच्चों ने दाना पानी रखने की व्यवस्था की और खुद पक्षियों के चित्र बनाए, इसको सजाया। यहाँ पे हम लोग अवलोकन करते थे, कुछ जो पक्षी आते थे उनमें तुलना भी करते थे, जैसे कौन बड़े आकार का पक्षी है, छोटे आकार का पक्षी है, उसका दाना चुगने का तरीका क्या है, वो कैसे उड़ता है या किस जगह पे बैठते हैं, और कुछ अनुमान भी लगाते थे पक्षियों को लेकर, कुछ तर्क और प्रश्न भी आते थे। इस दौरान कई तरह के प्रश्न भी आए हैं, जैसे कलचड़ी हमेशा बच्चों ने देखा कि वो एक मकान के खूंट पर ही बैठती थी, तो बच्चों का पूछना रहता था ये बरमेश जो तिकोन पे क्यों बैठती है। तो खुद ही बच्चे कुछ समय बाद अनुमान लगाने लगे कि उस तिकोन पर बैठने से वो चारों तरफ देख सकता है, या जो गिद्ध होता है वो बरहमेश ऐसे पेड़ पर क्यों बैठता है जिसपे शाखाएं ज्यादा नहीं होती या पत्तियां ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा ऊंचा होता है। तो इस तरह से बच्चों के प्रश्न निकल के आ रहे थे। तो बच्चे पक्षियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, उत्तरों को जानने के लिए वयस्कों और शिक्षकों से चर्चाएं भी करते थे। स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें लेकर पढ़ते थे, किताबों में पक्षियों के बारे में खोज करते थे, उनके बारे में कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो भी ढूंढते थे, कुछ नई नई जानकारियां भी वो जुटाते थे। स्कूल की प्रार्थना सभा और बाल सभा में पक्षियों से जुड़े अपने अनुभवों, जानकारियों, गीतों और कहानियों को प्रस्तुत करते थे। इसमें एक हम लोगों ने नाटक भी तैयार किया था, दयालु सिद्धार्थ, जिसकी एडिटिंग हमारे नीरज वर्मा जी हैं जो खुरई के हैं, कल उनका प्रेजेंटेशन था, उन्होंने शूट किया था। बच्चों ने कई खिलौने और किताबें भी तैयार की हैं और कुछ पोस्टर भी तैयार किए हैं। प्रक्रिया के रूप में देखें तो मैं पिछले 2016 के करीब फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं और जो कार्यशालाएं हो रही थी तो टीएलसी, राहतगढ़ टीएलसी में मैं उसमें सहभागिता कर रहा था।
इस कार्यक्रम के दौरान 2018 में फाउंडेशन की तरफ से मुझे जो होशंगाबाद के पास में केसला है ग्रीष्मकालीन आवासीय कैंप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ एक कार्यक्रम था पक्षी दर्शन, आदरणीय कालूराम जो शर्मा जी हैं उनके माध्यम से। तो मैं उस पक्षी दर्शन में सम्मिलित हुआ। एक्चुअली में मैं उसमें सम्मिलित तो नहीं हो पाया। उनने जो जानकारी दी थी हम लोगों को सत्र में कि सुबह आप लोग तैयार रहें और पक्षी दर्शन के लिए, तो उस दिन क्या हुआ, हम लोग रात में एक रूम में लगभग 8-10 लोग थे, तो चर्चा करते रहे और देर रात तक सोए। तो सुबह जब हम उठे तो देर हो गई थी हम लोगों के लिए, और शर्मा जी कुछ शिक्षकों के साथ लेके पक्षी दर्शन के लिए निकल गए थे। तो मुझे काफी दुख हुआ था, और बाद में जब शर्मा जी लौटे और जो शिक्षक लौटे तो मैंने उनसे जानकारियां जुटाई, क्या हुआ, कैसे करते हैं पक्षी दर्शन। तो शर्मा जी से इस संबंध में काफी चर्चा की थी। और बाद में जब टीएलसी पे आके मैंने हिमांशु जी से इस संबंध में चर्चा की, तब मुझे लगा कि इस तरह का जो काम है बच्चों के लिए रोचक और सार्थक हो सकता है। मैंने अपने स्कूल परिवेश में स्कूल के संसाधनों और बच्चों की जो क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करने की शुरुआत की। स्कूल के संसाधन के रूप में देखा जाए तो वहाँ पेड़ पौधे काफी लगे हुए थे और पक्षी आते थे। तो हम लोग जो पीछे की जो तरफ एक 8 से 10 फीट जगह को हमने कवर किया, और बच्चों ने वहाँ दाना डालना शुरू किया, पानी भी रखा वहाँ पे। तो प्रारंभ में गौरैया आई, फिर देखा धीरे धीरे 2-4 दिन बाद वहाँ फाख्ता है, बेबलर है, हुदहुद है। मैं भी इन पक्षियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, हालांकि मैं बायो साइंस से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं पक्षियों के प्रति उस तरह से संवेदनशील नहीं था। कालूराम शर्मा जी के साथ कुछ बातचीत और हिमांशु जी के साथ बातचीत के दौरान मुझे थोड़ी मतलब पक्षियों की तरफ भी एक आकर्षण हुआ, और मैंने बच्चों के साथ ये काम करना शुरू किया। तो जैसे ही इस विविध तरह के जो पक्षी आने लगे तो बच्चे उनको देखने लगे, कविताएं कहानियां तैयार करके प्रार्थना सभा में सुनाने लगे, और कुछ समय बाद बच्चे इतने आकर्षित हुए कि उनने घर घर में इस तरह का जो जगह कवर करके दाना पानी रखना, घर घर में रखना शुरू कर दिया। तो लगभग जो पहली साल में 8 से 10 बच्चों ने पक्षी दर्शन तैयार किए। जे आप एक टेबल देख रहे होंगे सत्र 2018-19 में और सत्र 2019-20 में, इसमें पक्षी दर्शन को लेकर इतनी सारी जो गतिविधियां हुई, जैसे बच्चों के द्वारा जो पक्षी मारे जा रहे थे उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी चार्ट के रूप में, कि पक्षी क्यों मारा गया या कब मरा हुआ मिला, किसको मिला, इसका हम लोगों ने चार्ट भी तैयार किया। एक मेले का भी आयोजन किया। मेले में जो साल भर में हम लोगों ने जो पक्षियों को लेकर कार्य किया था, तो बाल शोध मेले के रूप में हमने उसका प्रस्तुतिकरण किया। सत्र 2019-20 में हमने गांधी थीम पर कार्य किया, और उसके साथ साथ पक्षियों से संबंधित कुछ गतिविधियां, जैसे उनको दाना पानी रखना, पक्षियों के चित्र बनाना, कहानियां कविताएं ढूंढना और बाल सभा उसका प्रस्तुतिकरण करना। तो सत्र 2019-20 में भी हमने इसको चालू रखा, और ये जो प्रक्रिया है दाना पानी रखना और अपने घर घर पे और विद्यालय में पक्षी दर्शन के लिए जगह कवर करना, ये वर्तमान समय में लगातार चल रहा है। ये आप दूसरी टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में एक तरफ गतिविधि हैं और उनसे कौन कौन से कौशल बच्चों में विकसित हुए हैं या आए हैं, और दूसरी तरफ उनको किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें पक्षियों के पंख हैं, घोंसले रखे गए हैं, और बच्चों ने जो फाइल बनाई हैं, जो चित्र बनाए हैं, रचनाएं की हैं, उनको भी रखा गया है। और कुछ अनुभव मैंने अपनी डायरी में भी लिखने की कोशिश की है, और खिलौनों के रूप में भी बच्चों ने मिट्टी के पक्षी, कागज के पक्षी भी तैयार किए हैं। तो दूसरी तरफ आप उसका प्रस्तुतिकरण देख सकते हैं। चुनौतियां इस दौरान, शुरुआत में तो चुनौतियां थीं और बीच बीच में भी बहुत सारी चुनौतियां आई, जैसे कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब हम लोग बाहर जाते थे, जैसे नदी किनारे पक्षियों को देखने के लिए, जंगल में पक्षियों को देखने के लिए, क्योंकि जंगल सटा हुआ था तो जाने में दिक्कत नहीं होती थी। और हमने मतलब गांव के बाहर भी, जैसे जो सटा हुआ शहर है राहतगढ़, उसके किले का वाटरफॉल है वहाँ, और पास में एक स्थानीय मेला लगता है 10 किलोमीटर दूर गुर्जा दहार, वहाँ भी हम लोगों ने शैक्षिक भ्रमण किए। तो वहाँ देखा कि बच्चों की जो सुरक्षा है वो प्राथमिकता है, हमें सुरक्षा के साथ बच्चों को ले जाना है और सुरक्षा के साथ उनको लेके वापस आना है। तो इसके लिए जब मैं अधिकारियों के पास शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुमति लेने के लिए जाता था, तो हालांकि हमारे जो अधिकारी उनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमारे लिए,
लेकिन वो भी विवश थे कि उन्हें भी इस प्रकार के कोई आदेश नहीं थे कि वो हमें लिखित में अनुमति प्रदान कर सकें। तो उनका कहना भी ये था कि भाई आप स्वयं की जिम्मेदारी से ये कार्य कर सकते हैं। तो मैंने खुद इस अपनी जिम्मेदारी ली और बच्चों को शैक्षिक भ्रमण बीच बीच में कराने की कोशिश की। शरारती बच्चों से पक्षियों को बचाना। जब हम पक्षी दर्शन थीम पर काम कर रहे थे तो देखा कि अचानक एक महीने में 20 से 30 पक्षियों की जो मरने की जो सूचना है बच्चों ने दी। हम लोगों ने उसे एक चार्ट के रूप में तैयार किया। तो हमें ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक तरफ पक्षियों के प्रति काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2-3 बच्चे थे शरारती। बाद में उनसे जब बात की तो वो हमारे साथ सम्मिलित हो गए और हम लोगों के साथ पक्षी बचाने के लिए, उनको दाना पानी रखने के लिए काम करने लगे। लेकिन मैंने ये अनुभव भी किया, चूंकि हम लोग पहले संवेदनशील नहीं थे पक्षियों को लेकर, लेकिन जैसे ही हम संवेदनशील हुए तो शायद हो सकता है कि उस तरह की चीजें हम देख पाए हैं और वो चीजें हमारे सामने आ रही थी। गांव के सभी लोगों में पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना। तो हम लोग इस तरह से काम कर रहे थे। बच्चों ने पक्षियों जो दर्शन जगह के लिए घर का जगह कवर कर रखी थी, आसपास शैक्षिक भ्रमण करते थे, तो गांव वालों में भी एक रुचि पैदा हो रही थी कि मतलब शिक्षक इस तरह से काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ गांव में जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं और स्कूल में भी पक्षियों के लिए काफी कुछ काम हो रहा है। तो उनके प्रति, उनके मन में भी पक्षियों के प्रति एक संवेदनशीलता विकसित हुई। और हमने जो बाल शोध मेला किया था पक्षियों को लेकर साल भर के का, उसके द्वारा भी हम लोगों ने प्रयास किया कि गांव के लोगों में भी और जो पूर्व छात्र हैं उनके अंदर भी संवेदनशीलता विकसित हो। अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से मदद हासिल करना। तो फाउंडेशन तो हमारे काम को देख ही रहा था और काफी मदद भी की, और अन्य संस्थाओं और समाज सेवी लोग जैसे पास के जो समाज सेवी लोग थे, निर्मल सेठ जी, उनने पूरे गांव में सपोरों का वितरण किया और जो पक्षियों के लिए 50 किलो दाना भी दिया। और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय जो सागर में स्थित है वो हमें आमंत्रित भी करता है वर्ष में एक बार, जो विद्यालय में कार्य होते हैं उनके प्रेजेंटेशन के लिए। तो हम पक्षी दर्शन पर जो काम किया था उसको भी ले गए थे वहाँ पे। और दूसरी चुनौतियों में देखा जाए तो कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार कौशलों के विकास के अवसर देना। शुरुआत में सत्र 2018-19 में मैंने कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के साथ काम किया था। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को छोड़ा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं 1 और 2 के बच्चों के साथ काम नहीं कर रहा था, तो वो सारी चीजें बड़े बच्चों की हम लोग जो कर रहे थे वो अनुकरण कर रहे थे। उनने भी अपने घर पे जो पक्षी दर्शन के लिए जगह कवर किया, दाना पानी रख रहे थे, चित्र बना के लाते थे। और जब कभी उनको ऐसा लगता था कि बड़े बच्चे मेरे पास में नहीं होते थे तो वो मेरे पास आते थे और बताते कि सर हमने आज ये पक्षी देखा और वो ऐसे ये कर रहा था। दूसरी जो अगली चुनौती थी मेरी, छात्राओं को बराबरी के अवसर उपलब्ध कराना। तो जब हम शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते थे, कई बार बच्चों को लेकर प्रदर्शन के लिए सागर भी गए हम, तो वहां पर जो लड़कियां थी उनकी शिकायत थी कि सर आप हमें कम मौके देते हैं। चूंकि मेरे पास उसका कारण था, जब मैं अभिभावकों से बात करता था इस संबंध में लड़कियों को ले जाने के लिए, तो उस तरह से वो तैयार नहीं होते थे। लेकिन कुछ वर्षों में उनने हमारे काम को देखा तो उनमें एक विश्वास हुआ कि शिक्षक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो फिर वो साथ भेजने लगे। और फिर अगले वर्ष हम लगभग 10 बच्चे, उनमें 5 लड़के थे 5 लड़कियां थी, सागर ले गए थे, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय पास के मेले ले गए थे। तो सभी को बराबर अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे थे। वर्तमान विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों में पक्षी संरक्षण के प्रति रुचि बनाए रखना। तो इसके लिए हमने पूर्व विद्यार्थियों को भी जोड़ने की कोशिश की। बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी हैं, उनने भी अपनी जगह पे, अपने घर पे इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार किया था। पक्षियों के लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। जो पेड़ पौधे बच्चों ने लगाए हैं अपने घर में, सत्र 2018-19 में 30 पौधे लगाए थे और 19-20 में 35 पौधे लगाए थे, उनकी सुरक्षा करना। प्रोजेक्ट का नियमित रूप से दस्तावेजीकरण। चूंकि मैं जब पढ़ता था या मुझे उस तरह के मौके नहीं मिल पाए कि मैं दस्तावेजीकरण सही तरीके से कर पाऊँ, लेकिन फाउंडेशन के सहयोग के माध्यम से मैं इस कार्य को सीख रहा हूँ।
मैंने इस कार्य के दौरान बहुत सारी बातें सीखी हैं, जैसे नियोजन करके काम करने से ऊर्जा और समय की बचत होती है। दस्तावेजीकरण करने से अपने काम और विचारों को रखने और फैलाने में मदद मिलती है। इसी वजह से मैंने डायरी लेखन शुरू कर दिया है। और मैंने ये अनुभव भी किया, अच्छे लेखन के लिए, अपने अनुभव लिखने के लिए कुछ अच्छी किताबों को नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है, तभी जाके कुछ जो वाक्यों का गठन है, कुछ शब्दों पर उसमें से मतलब चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने रेखा चामोली की जो डायरी है और हेमराज भट्ट की डायरी को पढ़ा, और मैंने उनमें थोड़ा अंतर भी मैं समझ पाया। रेखा चामोली की जो डायरी थी वो प्रतिदिन उसको लिख पा रही थी, जबकि हेमराज भट्ट की जो डायरी थी शायद वो प्रतिदिन नहीं लिख पा रहे थे। मेरे साथ भी समस्या हो रही, मैं डायरी लिखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी प्रतिदिन उसको मेंटेन नहीं कर पाता। कुछ खास बिंदु हैं, खास अनुभव हैं, उन पे ही लिख पाता हूँ। काम करते जाने से नए विचार आते जाते एक शिक्षक को सिखाने के अपने कौशल विकसित करें और उन्हें तराशने के लिए निरंतर सीखने की आदत बनाए रखना चाहिए। तो पिछले वर्षों में मैंने आवासीय जो कैंप हुए उनमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और सीखने की कोशिश की है। नए आइडिया मुझे मिले हैं और मैंने बच्चों के साथ काम करने का प्रयास भी किया है। तो सीखने को कक्षा और विषय की सीमाओं से हमें बांध कर नहीं देखना चाहिए। जो सीखना एक अनावरत है और हम उसे एक आनंद के रूप में देखें। तो अभी मैं विद्यालय समय से पहले पहुंचना, जैसे 1-2 घंटे और आधा घंटे बाद में रखना, और विशेषकर मैं अवकाश के दिनों में भी विद्यालय जाता हूं और कोशिश करता हूं। तो मुझे एक आनंद का एहसास भी हो रहा है बच्चों के साथ काम करने से। प्रक्रिया का अगला कदम है, तो चूंकि शुरुआत में जो गतिविधियां हुई थी उनको हम निरंतर नहीं रख सकते थे, इसलिए पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, उनके चित्र तैयार करना, कहानियां कविताएं सुनाना, इसको रेगुलर रखना ये संभव हो पा रहा है। पेड़ पौधों की देखभाल और सुरक्षा करना, पक्षियों की रक्षा करना, विविध माध्यमों से पक्षियों के बारे में जानकारी जमा करना, खुद और बच्चों द्वारा लिखी गई कविता कहानियां, लेख के माध्यम से लोगों को पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये कुछ झलकियां हैं। जैसे हम लोग दयाल सिद्धार्थ नाटक तैयार किया था, तो इसमें एक बाबा का रोल था, आपको दिख रहा होगा। तो उसको बच्चे करने के लिए काफी उत्सुक थे कि सर मैं बाबा का रोल करूंगा। तो ये नीरज वर्मा जी ने काफी मदद की थी और हिमांशु जी ने, उनके माध्यम से। ये आप देख सकते हैं बबूल के पेड़ के नीचे इस तरह हमने जगह कवर किया था स्कूल परिसर में पीछे की तरफ, और यहाँ बच्चे दाना पानी रखते थे। ये बाएं तरफ आप स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर में हम लोग जब बच्चे अपना कार्य ले गए थे, वहाँ प्रेजेंटेशन किया था प्रदर्शनी को, तो वहाँ एक मुख्य अतिथि आए हुए थे अतुल कोठारी जी। तो उनका कहना था कि जो कार्य विश्वविद्यालय स्तर पर होने चाहिए थे वो एक प्राइमरी विद्यालय में हो पा रहे हैं। और एक और आप फोटो देख रहे हैं, इसमें रेंजर जो फॉरेस्ट रेंजर हैं वो पधारे हुए हैं, समाज सेवी निर्मल जैन। हम लोगों ने 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर रैली निकाली थी, तो उसमें उनके माध्यम से सपोरों का वितरण किया गया था। ये इस प्रकार के जो पक्षी दर्शन के लिए जगह बच्चों ने घर घर तैयार की थी। तो लगभग हर वर्ष, इस वर्ष भी लगभग 25 से 30 बच्चों ने अपने घर पर इस तरह पक्षी दर्शन तैयार किया है। ये हम लोगों ने लास्ट में बाल सुध मेले का आयोजन किया था, तो कई स्कूलों से शिक्षक भी आए थे, बच्चे भी आए हुए थे, और इसमें एसडीएम साहब भी पधारे थे। तो एसडीएम साहब ने भी घर घर जाकर बच्चों के जो पक्षी दर्शन हैं उनका अवलोकन किया था, उनके साथ कुछ फोटो भी लिए थे। और पिछले वर्ष इस कार्य को देखकर 15,000 रुपये का उन्होंने एक गिफ्ट भी दिया था प्रोजेक्टर खरीदने के लिए। तो ये मेरे कार्य थे, मैंने इनको रखने की कोशिश की। आप सभी के सुझाव और प्रश्न हो तो मैं उनके सुझाव को आमंत्रित करता हूं, प्रश्नों के कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी धन्यवाद। तो थैंक यू रामेश्वर सर, काफी अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट किया। कोई शिक्षक साथी जो कोई सवाल पूछना चाहे रामेश्वर सर से तो वो पूछ सकते हैं। तो कोई भी शिक्षक साथी कोई तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सवाल तो गुरुवचन सर की तरफ चलते हैं। वो इस
ये सवाल है क्या? मैं पूछना चाह रही थी सर। हाँ, सवाल पूछ लीजिए। सर आप लोग 2 ही शिक्षक हैं स्कूल में। एक सेकंड, शायद वॉइस की डिस्टर्बेंस हो रही है। सर आप 2 ही शिक्षक हैं स्कूल में। हाँ मैम। बावजूद कोर्स का भी इतना सारा रहता है। जी तो मैम। आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं, या अब फिर आपका मोटिवेशन क्या है कि मतलब उन सबको कंप्लीट करना है, उसकी एक बाध्यता है, तो उसके जी बावजूद आप इस तरीके की चीज़ों के लिए समय निकाल रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं विद्यालय लगभग जब किसी थीम पर या प्रोजेक्ट पर कार्य करना शुरू करता हूं तो लगभग 8 बजे पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो विद्यालय शुरू होने के पहले मतलब 10:30 से अमूमन जो सरकारी संस्थाओं के रूप में शुरुआत होती है विद्यालय की, तो उसके पहले काम करने की कोशिश करता हूं। और रविवार को भी अवकाश के दिन बीच में जो अवकाश पड़ता है उसमें भी बच्चों को इतना लगाव है कि वो छुट्टी के दिन भी विद्यालय आ जाते हैं और मुझे फोन लगा के पूछते हैं कि आप क्या सर इस दिन आएंगे, हम सब ये काम करेंगे। तो उसमें भी मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। और इस प्रकार की थीम पर काम करने के लिए मतलब मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ या थीम करता हूँ तो शनिवार विशेष करके बाल सभा के आयोजन के बाद उस दिन भी हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी सभी दिनों में जो शासन की मंशा अनुरूप है उस तरह कार्य करने की कोशिश करते हैं। जी तो थैंक यू रामेश्वर सर। और कोई शिक्षक साथी अगर सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम गुरुचरण सिंह जी के पास चलते हैं। सर आप अपने कमेंट रखें। सर तो आपका माइक अभी म्यूट है। तो एक तो ये कि रामेश्वर ने जो काम किया है उसका बहुत अच्छी तरीके से दस्तावेजीकरण इस लेख में हमें दिखाई देता है, और खास तौर से जो व्यवस्थागत चीजें हैं उनका जो अंश है बहुत ज्यादा है इस लेख में। तो जब हम पक्षी दर्शन की बात करते हैं तो शैक्षिक दृष्टिकोण से अपेक्षाएं कुछ और भी बढ़ जाती हैं। तो एक तो रामेश्वर से ये कहना है और सभी शिक्षक साथियों से भी कि हमारा फोकस बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, अगर इस तरह का हम कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं। अगर हम सारी चीज़ों को इसमें समावेशित करते हैं तो वो एक अच्छी रिपोर्ट तो बन जाती है, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन तो हो जाता है, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से हमें उससे बहुत कुछ समझ बनाने में मुश्किल होती है। तो अगर मैं आपको, और ये बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे जो विवरण दिया है उसमें उन्होंने कहने की कोशिश की है, और जो अभी प्रस्तुतिकरण किया है उसमें भी वो बात स्पष्टता के साथ आई है। लेकिन अगर मैं देखूं पक्षियों के अवलोकन को लेकर, जहां से उन्होंने बात शुरू की थी कि शर्मा जी के साथ लोग गए थे और उन्होंने उनका अवलोकन किया, तो बच्चों के बीच में पक्षी अवलोकन को एक थीम के तौर पर चुनना और उससे शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध बनाना, ये एक बहुत अलग तरह का विषय है। तो इस पर और गहराई से काम करने की जरूरत है, और मैं रामेश्वर से कहूंगा कि वो एक सिर्फ इसी विषय पे केंद्रित करें कि बच्चों ने पक्षियों को कैसे देखा, क्या देखा, उनके क्या निष्कर्ष रहे, उनके क्या अवलोकन थे। तो मेरे एक सवाल ही है, जैसे मन में ये सवाल आ रहा था कि जब ये किया गया तो क्या कोई ऐसा प्रपत्र विकसित किया गया जो बच्चों को दिया गया कि जब वो पक्षियों का अवलोकन करें तो पक्षियों के बारे में क्या क्या नोट करें। अगर हम पक्षी अवलोकन की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जरूरत तो एक ऐसे कुछ आधारों की होती है जिसके आधार पर बच्चे उन पक्षियों का अवलोकन करें। तो और अगर ये स्पष्ट हो जाए कि उनके अवलोकन के आधार क्या हैं तो फिर वो एक शैक्षिक प्रक्रिया बन जाती है। और अगर हम रैंडमली बच्चों से कुछ देखने को कहते हैं तो उसके भी फायदे हैं,
लेकिन उससे हम किन्हीं बड़े निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकते हैं और बच्चों की कोई गहरी समझ उस विषय में बन पाए, ये भी एक मुश्किल मुझे दिखाई देती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पक्षियों के अवलोकन से जुड़ी हुई परियोजना में पहला काम है बच्चों को इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताना, उन्हें बारीक अवलोकन क्या है इसकी समझ पर बातचीत करना और कुछ इस तरह के प्रयोग बच्चों के साथ करना कि वो बच्चे बारीकी से चीज़ों को देख सकें। और पक्षियों को देखने के लिए उनके आधार क्या होंगे उसको समझ पाना कि मान लीजिए कोई बच्चा अपने घर में आए हुए पक्षी को देख रहा है तो उसने किस दिनांक को देखा, उसका समय क्या था, उसका स्थान क्या था, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हालांकि इसमें कहीं कहीं ये बात कहने की कोशिश की गई है, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक जो कलचुड़ी है वो एक कोने में बैठती है, तो अब इसकी थोड़ी सी गहराई में जाके देखें और अलग अलग जगह से इन अवलोकनों को बच्चों की मदद से जुटाएं बच्चे, और फिर वो आपस में बातचीत करें और बातचीत के आधार पर वो किसी निष्कर्ष पर बच्चे मिलकर पहुंचे, तो ये एक शैक्षिक प्रक्रिया के तौर पर हमें दिखाई देने लगती है। या जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ पक्षी मरे हुए मिले, तो उनके मरने के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, उन कारणों को जुटाना, उनकी टेबल बनाना और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना, तो ये फिर एक शैक्षिक प्रक्रिया बन जाती है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करते हुए अगर वो कुछ और एक प्रोजेक्ट ले सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरे पास किताब है बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी निरीक्षण के ऊपर, जो पर्यावरण शिक्षण केंद्र अहमदाबाद ने प्रकाशित की है। मैं आपके साथ वो पुस्तक शेयर करना चाहता हूं, अगर आप देखें इस किताब को। ये किताब है, इसका नाम है परीक्षित पक्षी निरीक्षण पुस्तिका। तो इसमें वो सभी आधार दिए गए हैं और ये बच्चों के लिए है कि बच्चे कैसे पक्षियों का अवलोकन करें और उनका कैसे विश्लेषण करें और विश्लेषण के आधार पर कैसे वो कुछ निष्कर्षों को पा सकें, उसकी पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया दी गई है और बहुत ही सरल तरीके से दी गई है। तो मैं चाहूँगा कि वो इसको आधार बना के इस परियोजना के ऊपर काम करेंगे, तो एक बहुत ही सुंदर लेख होगा जो पक्षी दर्शन को आधार बना के बनाया जा सकता है। अगर इसमें आप देखें तो अंदर भी एक एक पक्षी के बारे में बहुत ही लाइन स्केचेज हैं उसके, और उनके बारे में विस्तार से बताया भी गया है पक्षियों के बारे में। तो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ मैं धन्यवाद देता हूं रामेश्वर को, और इस उम्मीद के साथ कि वो जब अपना कोई अगला प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको फोकस करके बच्चों के उसके शैक्षिक निहितार्थ को केंद्र में रख के वो एक काम बच्चों के साथ करेंगे और एक अच्छा लेख हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। शुक्रिया। हेलो, मैं सर यहाँ कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ। जिस तरह आप बता रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं, और जो आप बुक बता रहे हैं उसको लेकर एक फॉर्मेट तैयार करके बच्चों को कुछ सवाल देकर, या जो पक्षी मर रहे थे उनके कारणों को भी एक चार्ट के रूप में तैयार किया है, एक टेबल के रूप में। इस तरह से पूरा काम, जिस तरह से आप बताने की समय कम था चूँकि, तो मैं उन सारी चीज़ों को रख नहीं पाया, लेकिन इसी तरह काम हुआ है और वो एक दस्तावेज के रूप में भी है, वो बड़ा दस्तावेज है जी। और बाकी आपके जो सुझाव फॉलो करें। तो थैंक यू रामेश्वर जी, थैंक यू गुरुचंद जी। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं, और हमारा अगला प्रेजेंटेशन है सरोज प्रजापति मैम का। शासकीय माध्यमिक शाला घाटमपुर सागर से हैं ये, और इनका जो टॉपिक है वो इतिहास जानने के स्रोत के ऊपर है, सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है। तो मैं थोड़ा सरोज जी के बारे में रख देता हूँ। सरोज जी पिछले 13 वर्षों से शासकीय माध्यमिक शाला घाटमपुर में पदस्थ है। ये उच्च प्राथमिक कक्षा के छात्रों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं। इन्हें शिक्षण की नई विधियों को जानने तथा उन्हें कक्षा में प्रयोग करने में विशेष रुचि है। यह बच्चों में सामाजिक विज्ञान की अनेक अमूर्त अवधारणाओं की समझ विकसित करने के लिए इन विधियों का अक्सर प्रयोग करती हैं। इतिहास विषय को पढ़ाने तथा उसकी चुनौतियों पर अपने कार्य को सरोज जी आज हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं सरोज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार।
और आज जो चिंतनशील शिक्षण जैसे विषय पे मुझे भी इसमें मौका मिला, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं शासकीय माध्यमिक शाला में पदस्थ हूँ। 13-14 वर्षों से लगभग वहाँ मैं कार्य कर रही हूँ। जब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी तो चूँकि स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल, और प्राथमिक शाला में ही सुबह की पाली में मेरी शालाएँ मिडिल की कक्षाएँ संचालित होती थी। एक शिक्षिका वहाँ पर पदस्थ थी और उनके ट्रांसफ़र के बाद फिर मैं वहाँ अकेली थी। चूँकि बिल्डिंग भी नहीं थी, इसके लिए अथक प्रयासों के बाद सरकारी ज़मीन भी नहीं थी गांव के अंदर कि कहीं बिल्डिंग बन सके, तो अरुण पाठक जी से दान में ली गई ज़मीन पर विद्यालय बनाया गया। विद्यालय बनने के बाद अगली जो समस्या है वहाँ पे थी कि वहाँ खेल का मैदान, बाउंड्री नहीं थी। बच्चों में एक प्रकार से आत्मविश्वास की कमी थी और शिक्षा के प्रति उनमें रुचि नहीं थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पर प्रथम शिक्षार्थी थे, प्रथम पीढ़ी के वही शिक्षार्थी थे। उनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इन सब परिस्थितियों में मैंने भौतिक संसाधनों की पूर्ति के साथ साथ देखा कि जब बच्चा कक्षा 5वीं से प्राथमिक कक्षाओं से जब माध्यमिक शाला में आता है और कक्षा 6वीं में जब वो सामाजिक विज्ञान से पहली बार परिचित होता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इतिहास जैसे विषय को लेकर कुछ अवधारणाओं को लेकर एक ठोस आकार नहीं बन पाता। इन परिस्थितियों में वहाँ देखा कि बच्चे इतिहास के प्रति बहुत रुचि नहीं थी। प्राथमिक शालाओं में पर्यावरण अध्ययन तो उन्हें पढ़ा था, जो विज्ञान और समाज से मिला जुला हुआ विषय था। ऐसी स्थितियों में जब इतिहास की बात आई और बच्चों में उस विषय को लेकर बोरियत थी, उसका कारण ये था कि बच्चों को ऐसा बताया गया था कि सामाजिक विज्ञान एक रटने वाला विषय है और सामाजिक विज्ञान को रटकर ही पढ़ा जाता है। इस तरीके से अवधारणाओं में बस तथ्य और जो सिद्धांत थे उनका कोई ठोस रूप नहीं था। जैसे कि अब बच्चों को बताया जाए कि पुरातात्विक स्रोत, तो बच्चे ये नहीं समझते थे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, सिक्के क्या हैं, पांडुलिपि क्या है, शिलालेख क्या है, क्योंकि उनको मूर्त रूप में वो चीज़ें कभी दिखाई नहीं गई थी। साहित्यिक स्रोतों की जब बात होती थी तो बच्चों को बता दिया जाता था कि ये किताब है जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है, राज तरंगिणी है, इस तरीके की किसी भी किताब के नाम से बच्चों को बस ये बता दिया जाता था। तो मेरी जो समस्याएं निकल के आई वो सबसे पहले यही समस्या थी कि इतिहास के लिए जो सबसे शुरुआती तौर पे जो स्रोत हैं, कक्षा 6वीं का जो पहला पाठ है स्रोत और उसके प्रकार, तो बच्चे उसके प्रति कोई ठोस समझ नहीं बना पा रहे थे। उनके दिमाग में इन चीज़ों का कोई ठोस आकार नहीं बन पा रहा था। तो मैंने इस समस्या के निदान के लिए उन स्रोतों के लिए बच्चों की एक कोशिश की कि क्यों ना इनको अपन अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाएं। जिस प्रकार एक इतिहासकार द्वारा इन स्रोतों का उपयोग करके छात्रों को वो बताया गया था। उदाहरण के लिए जैसे कि एक सिक्का है, उस समय का जो सिक्का रहता है जो खनन में उनको प्राप्त हुआ था, उस सिक्के से हमें क्या जानकारी मिल सकती है, कैसे जानकारी मिल सकती है, ये सब चीज़ें बच्चों को पता नहीं थी। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी आगे की प्लानिंग की और उसके दौरान मैंने 2 तरीके से प्रक्रिया को अपनाया। मैंने अपना एक उद्देश्य बनाया कि क्यों ना मैं सीधे बच्चों को स्रोत ना पढ़ाकर एक गतिविधि के माध्यम से स्रोत पढ़ाऊं, क्यों ना मैं उन्हें एक शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाऊं, किसी ऐतिहासिक स्थान पे ले जाऊं, जिससे बच्चों के अंदर कक्षा 6वीं में ही इतिहास के प्रति बहुत रुचि बन जाए, वो विषय उनके लिए काफ़ी रोचक हो जाए, वो रटने की पद्धति से बाहर निकल आए और वो एक आत्मविश्वास के साथ इतिहास के बारे में और जो जीर्ण शीर्ण चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रखना और उनके प्रति एक समझ बना के रखना सीख जाए। इसके लिए मैंने 2 तरीके से काम किया। पहला तो मैंने छात्रों को
जो चीजें थी, स्रोत थे, उनकी प्रतिकृतियां, मतलब उसका प्रतिरूप चित्र, जो भी चीजें होती थी उसका मैंने उनको एक ठोस आकार देने के लिए काम किया। दूसरा, फिर मैं आगे बढ़ी अपनी प्लानिंग में, तो मैंने कैसे इन स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, स्रोत बना लिया, बच्चों को दिखा दिया। टीएलएम की वर्कशॉप में जब बच्चे इस पे काम करेंगे तो उसको उनका उपयोग कैसे करेंगे। अगली जो प्रक्रिया थी मेरी कि बच्चे इन स्रोतों का प्रयोग कैसे करेंगे और इन स्रोतों को वो किस प्रकार से संरक्षित करेंगे, और ऐतिहासिक चीजें जो भी हैं, भले वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, बच्चे उनकी सुरक्षा के लिए कैसे संकल्पित हों, ये मेरी प्रक्रिया के अगले बिंदु थे। इस प्रकार मैंने प्रक्रिया को अपने दो भागों में बांटा। सबसे पहले मैंने बच्चों के साथ टीएलएम बनाई। जब मैंने बच्चों के साथ टीएलएम बनाई तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि बहुत सारे गत्ते के टुकड़े गोल आकार में काट लिए और जो पुराने सिक्के थे उनका प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दिया और बच्चों से कहा कि इसको गत्ते के इस तरफ चिपका दो और इसको इस तरफ चिपका दो। इस प्रकार से एक ठोस आकार में सिक्का बन गया। फिर ये जो पुराना सिक्का बच्चे ने बनाया और एक जो चलन में सिक्का था, जैसे कि 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का, एक सिक्का बच्चे को दिया। एक ये पुराना सिक्का बच्चे को दिया और एक जो चलन में सिक्का था वो बच्चे को दिया। फिर बच्चों से कहा कि दोनों सिक्कों को देखो। दोनों सिक्कों को देखने के बाद आपको क्या क्या समझ आया, तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे देख पा रहे थे कि इन दोनों सिक्कों में कौन सा साल लिखा है, कौन सा ईयर लिखा है। तो बच्चों ने देख के बताया कि ये जो नया सिक्का था वो किस ईयर का है, जो पुराना सिक्का था वो किस ईयर का है। फिर बच्चों से पूछा कि अब उसमें जो चित्र बना हुआ है सिक्के में, दोनों सिक्के में जो चित्र बना हुआ है, आप उस चित्र को देखिए। बच्चों ने बहुत ध्यान से उस चित्र को देखा और देखने के बाद उसका जवाब भी दिया कि ये सिक्का, इस सिक्के पे महारानी विक्टोरिया का चित्र है और इस सिक्के पे दूसरे राजाओं का चित्र है। तो इस जो पुराना सिक्का जो हमने बच्चे को दिखाया था वो 1862 का सिक्का था। तो बच्चे उस तस्वीर को देख के बता पाए थे, क्योंकि तस्वीर के बाजू में इंग्लिश में उसका नाम भी लिखा हुआ था। तो बच्चे समझ पाए कि ये उस काल का सिक्का है। तो सिक्के पर उसकी तस्वीरें क्यों? जब हमने बच्चों से पूछा कि इस सिक्के पर ये चित्र क्यों है, तो कुछ बच्चे तो चुप रहे, लेकिन जो कुछ बच्चे जो समूह में बैठे थे वो एक दूसरे से चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा शायद ये उस समय की राजा होंगे, शायद ये उस समय की रानी होंगी, मतलब कहीं ना कहीं इनका उस समय शासन चल रहा होगा। तो इस तरीके से बच्चों को ये बात समझ में आई कि ये ब्रिटिश सत्ता के समय का सिक्का है और 1858 में जब सत्ता में आए थे और जो सिक्का 1862 में बनाया गया था वो उस समय भारत की रानी महारानी विक्टोरिया थी। तो बच्चे इस चीज से, इस स्रोत से वहां तक पहुंचे। एक सिक्के ने बच्चे को वहां की सामाजिक, थोड़ी सी राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से परिचित कराया। तो हमने यहाँ देखा कि बच्चे सिक्के के माध्यम से इतना अधिक सीख पा रहे हैं। फिर हमने कुछ ऐतिहासिक स्थलों के चित्र दिखाए, जो कि बच्चों की जो किताबें होती हैं, हमने देखा कि उनमें जो तस्वीरें दी जाती हैं वो बहुत गुणवत्तापूर्ण तस्वीरें नहीं होती, इतनी क्लीन और क्लियर तस्वीरें नहीं होती कि बच्चे उस इमारत को बारीकी से देख पाएं कि ये किस तरीके से बनी है, इसका मेहराब क्या है, इस पर किस पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो हमने जब बच्चों को अच्छी तस्वीरें दिखाई और उनको दी तो बच्चों ने उन तस्वीरों को देखा तो बच्चे समझ पाए कि इसमें सफेद संगमरमर लगा हुआ है, लाल पत्थर लगा हुआ है, काला पत्थर लगा हुआ है, इसकी बनावट कैसी है, किस काल में कौन सी वास्तुकला चलती थी। तो बच्चे इस चीज को देख पाए। जिस प्रकार बच्चों ने ये सीखा कि प्राचीन काल के सिक्के, मध्यकाल के सिक्के और आधुनिक काल के सिक्के, तीनों सिक्कों से हमें कहीं ना कहीं उस काल की सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक परिस्थितियों का पता चल पाता है, तो उस समय की कला का भी पता इन इमारतों के चित्रों के माध्यम से चल पाता है। तो उसी दौरान मुझे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का एक आवासीय ग्रीष्मकालीन कैंप लगा हुआ था। उसमें हमें स्रोतों को किस प्रकार से जानना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, इसका एक वीडियो मैंने बच्चों को दिखाया। जब मैंने ये वीडियो दिखाया तो इस वीडियो में बच्चों से इसके बाद प्रश्न किए। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं वीडियो दिखाती हूँ और जानते हैं कि बच्चों को इस वीडियो को देख के बहुत मज़ा आया होगा कि कैसे हम इतिहास को इतना रुचिपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। मैम वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही है। मैम हो सके तो आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए वीडियो में क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, तो आप बता सकती हैं। मेरा कहना यह है कि वीडियो में जो कुछ भी कहा गया है वो शायद बताने से बहुत स्पष्टता नहीं होगी, हालांकि बताया जा सकता है, लेकिन वो वीडियो सबके लिए देखना ज़रूरी है। और अगर कोई और तरीका हो कि हम सब तक वो वीडियो पहुंचा सकें तो ये एक अच्छी बात होगी। जी सर, हम वो लिंक सभी शिक्षक साथियों के साथ साझा कर देंगे। जी हाँ, वो भले ये कह रही हैं कि इतिहास के स्रोतों को कैसे जाना जाए और उसको लेकर ये वीडियो है, ये सही है, लेकिन सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस तरह की परिस्थितियां बनाई जाना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका हो, वो उस चीज को बहुत गहराई से और अच्छे से वो वीडियो रखता है। इसलिए वो जरूरी है सारे टीचर्स के लिए और हम सब के लिए देखना। मैंने देखा है पूरा वीडियो। तो सर मैं इस वीडियो की लिंक तो सभी को शेयर हो जाएगी और सभी तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। ये वीडियो सिंपल तरीके से हमें बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा, खासतौर पे इतिहास जैसे विषय को लेके। जब वो समझते हैं कि इतिहास एक बोरियत विषय है, एक रटने वाला विषय है, सिर्फ तथ्यों पर आधारित विषय है, क्योंकि उस समय तो ना हम थे ना आप थे, उन परिस्थितियों को बताने वाला विषय है। तो इस वीडियो में ऐसा बताया गया है कि किसी भी हम पुराने मकान को देखते हैं तो हमें उस मकान में कौन रहता था, वो कैसे रहता था, इसके प्रति बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा का भाव आना चाहिए। जैसे वो किसी ऐतिहासिक खंडहर में जाते हैं या अपने गांव या शहर में कोई पुरानी बिल्डिंग देखते हैं, तो बच्चों को उस जब बिल्डिंग के बाजू से वो निकले तो एक समझ बने कि ये कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसमें कोई रहता होगा, उनका इस तरीके का जीवन शैली होगा। इस प्रकार से उस समय की जो पुरानी चीजें उस बिल्डिंग के अंदर मिले या संग्रहालय में बच्चा देखे तो उनके अंदर एक समझ बने कि वो किस तरह की चीजों का प्रयोग करते थे, जो इतिहास में जो चीजें बीत गई हैं वो किस तरीके से उनका प्रयोग करते थे, और एक राष्ट्रीय भावना के साथ वो उन पुरानी चीजों को संजो के रखना सीखे। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें बताई गई हैं और कक्षा 6वीं के बच्चे के लिए ये काफी महत्वपूर्ण और काफी उपयोगी वीडियो था, जिसका प्रयोग मैंने कक्षा के दौरान किया और मैंने स्वयं इसका लाभ बच्चों के अंदर देखा। जब ये वीडियो मैंने बच्चों को दिखाया, बच्चों से कहा कि अब आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अब आप भी अपने गांव का इतिहास लिखें,
अपने गांव का इतिहास लिखें, अपने परिवार का इतिहास लिखें, अपने स्कूल का इतिहास लिखें। आप इसके लिए साक्षात्कार करें, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे बातचीत करें, आप ग्राम पंचायत में बातचीत करें, अपने पड़ोसी से बातचीत करें, आप अपने परिवार में जो सदस्य हैं। तो बच्चों को उस वीडियो को देखने के बाद बच्चों ने एक सर्वे किया, उस पर अच्छा काम किया और उन्होंने उसके बाद अपने गांव का इतिहास लिखा कि कैसे ये गांव स्थापित हुआ, कैसे आज इसमें परिवर्तन होते गए। और इसके साथ साथ मैंने भी इस गतिविधि के साथ साथ मैंने भी सीखा, मैंने भी कुछ बातें सीखी और बच्चों ने भी सीखी कि इतिहास के प्रति उसको रुचिकर बनाने के लिए सबसे पहले अमूर्त से हमें मूर्त रूप की ओर ले जाना होगा, तभी बच्चों के अंदर ठोस चीज़ों के प्रति ठोस चीज़ों के संपर्क में आएंगे, तभी उनके मन में एक इतिहास के प्रति एक आकार बन पाएगा। दूसरा हमने देखा कि सामाजिक विज्ञान जिसे हम रटने वाला और इसका विद्यालय के बाहर कहीं प्रयोग नहीं होता, इस धारणा को हम उनके दिमाग से निकाल पाए। हम ये कर पाए कि सामाजिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। बच्चे जीवित अनुभव करें और उसकी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी हमने इस प्रक्रिया के दौरान सीखा। फिर हमने देखा कि जो सामाजिक विज्ञान विषय है ये कक्षा को और कक्षा से बाहर दोनों जगह इंटरएक्टिव करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने देखा कि सामाजिक तथ्यों के आधार पर नहीं हम इसको पढ़ा सकते, इसके लिए हमें उनको भ्रमण कराना होगा, ऐतिहासिक स्थलों का, संग्रहालयों का, उनके साथ TLM की वर्कशॉप लगाने के बाद हमने देखा कि जब बच्चे स्वयं उसमें गत्ते का उनने गोला काटा, सिक्के का प्रिंट आउट दोनों तरफ चिपकाया, तो बच्चे बता पाए कि ये क्या है। तो इस तरीके से हमें उनके साथ इस तरीके की वर्कशॉप इतिहास विषय को पढ़ाते समय करनी होंगी और बच्चों को भी मजा आता है समूह में काम करने में। दूसरा हमने देखा कि कक्षाओं में उचित चर्चा होनी चाहिए। जब हम बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाते हैं तो बच्चे वहाँ सब चीजें बहुत बारीकी से देखते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन जब दूसरे दिन जब बच्चे कक्षा में आते हैं और हम उस विजिट के बारे में चर्चा करते हैं तो बच्चों के अंदर काफी सवाल निकल के आते हैं, उन्हें अपने सवालों के जवाब जानने का मौका भी मिलता है। तो मैंने ये सीखा है कि जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास का जो विषय है उसमें सबसे ज्यादा हमें बच्चों को मूर्त आकार देना होगा। इस प्रकार से मेरी आगे की योजना थी कि मैं संग्रहालय बच्चों को दिखाऊं, सागर का जो संग्रहालय था, और मैंने इसकी फील्ड यात्रा बच्चों को कराई। जब मैंने फील्ड यात्रा कराई तो मैंने देखा कि बच्चे किस तरीके से पुरानी मूर्ति को देख रहे थे, किस तरीके से सोच रहे थे, उसको छू रहे थे, उस पर जो लिखा हुआ था वो पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि जब बच्चे किसी अमूर्त अवधारणा को जब अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो उनका उस चीज के प्रति और जिज्ञासा बढ़ती है और वो विषय को और रुचि के साथ करने लगती है। फिर वो अपनी किताबों में जो चित्र दिए हैं, जो साफ चित्र नहीं रहता है, तो वो कहते हैं, अपनी टीचर से खुद बोलने लगते हैं कि मैडम इसका अच्छा चित्र दिखाओ हमें अच्छी। तो फिर हम इसमें जो वीडियो रहते हैं वो दिखा के या मोबाइल के माध्यम से बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। जब किसी भी चीज़ की अवधारणा को अपनी आंखों के सामने पाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो इसके आगे जानने की कोशिश करने लगते हैं। जो कक्षा 6वीं में जब हम इतिहास के प्रति इतना उनके ऊपर बिल्डअप कर देते हैं तो आगे की कक्षाओं में बच्चे और रुचि के साथ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला कदम है कि अब मुझे मात्र एक पाठ या स्रोत पढ़ाकर इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर देना है। इतिहास के लगातार पाठों के लिए मुझे इस तरीके की TLM वर्कशॉप बच्चों के साथ करनी है, उनको विजिट कराना है और बच्चे विभिन्न स्रोतों को खोजने की कोशिश करें और वो एक ऐतिहासिक सोच बनाकर एक इतिहास के प्रति सुरक्षा का संकल्प लें और पुरानी चीज़ों के प्रति वो एक समर्पण का भाव रखें। ये कुछ झलकियां हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पटनेश्वर का स्थान है। वहाँ पर चंदेल वंश का 6वीं शताब्दी के ये कुछ मूर्तियां थी, जहाँ मैं बच्चों को लेके
गई थी। और यहाँ पर जो गौड़ रानी थी, चंदेल वंश में जो गौड़ रानी लक्ष्मीबाई थी, वहाँ इनका एक शिलालेख भी है। तो बच्चों ने उस शिलालेख देखा कि शिलालेख से कैसे हमें इतिहास की पुरानी जानकारी मिलती है। ये मूर्तियां बच्चों ने देखी, ये जो मूर्तियां टूटी हुई थी, तो बच्चे ये भी समझ पाए कि ये मूर्तियां किसी बाहरी आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण या किस मुगल आक्रमण के कारण टूटी हुई थी। तो बच्चों ने जाना और इन मूर्तियों को सुरक्षित संरक्षित क्यों किया जा रहा है, बच्चे ये भी सीख पाए। दूसरे चित्र में ये रहली का सूर्य मंदिर है जो 11,000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर भी 65 मूर्तियां हैं जो कुछ तो टूटी हुई थी। ये हमने वहाँ बच्चों को विजिट कराई। दूसरे चित्र में हमने बच्चों को एक भूगोल में जब फसल चक्रण पढ़ा रहे थे और मिट्टी के प्रकार पढ़ा रहे थे, उस दौरान हमने उनको एक हल्दी के खेत में ले गए और हल्दी के पौधे दिखाए। तो जो बच्चे अपने दैनिक जीवन में हल्दी का प्रयोग तो करते हैं, सिर्फ उनको पिसी हुई हल्दी ही पता थी, लेकिन जब उनने वो पीला पीला खेत देखा, वो पेड़ देखे, पेड़ को, उस पौधे को निकाल के दिखाया कि इसकी कहाँ हल्दी होती है, तो बच्चे भी उसको देख के स्तब्ध रह गए। इस तरीके की विजिट कराई। एक और पाकल भर का नाम की जगह है जहाँ पर भूमिगत जल चट्टान के नीचे से निकलता है, उसकी विजिट कराई बच्चों को। मिट्टी के विभिन्न प्रकारों को समझाने के लिए, लाल मिट्टी, काला मिट्टी, इसके लिए भी हम लोगों ने उनको खेतों में विजिट कराई। एक पूरी फसल का चक्रण सिखाने के लिए फसल खेत तैयार करने से लेके फसल काटने तक की विजिट बच्चों को कराई। तो ये सामाजिक विज्ञान में बच्चों के अंदर एक रुचि बनी और विषय भी काफी रोचक हुआ। एक विजिट जो हम लोगों ने बच्चों को कराई थी, वो कराई थी नदी की। तो उस नदी से बच्चे ये सीख पाए कि कैसे प्रदूषण होता है, नदी जलाशयों में किस प्रकार से गणेश या दुर्गा जी के टाइम पे किस तरीके से हम इसमें मूर्ति विसर्जित करके किस तरीके से इसको गंदा करते हैं और हमारा क्या कर्तव्य होता है। इस तरीके से कुछ ये झलकियाँ थी और ये आपको इसमें दिखाया है कि शैक्षणिक भ्रमण में बच्चों ने किस प्रकार अपना काम किया और प्रकृति के बीच रहकर उन्हें महसूस किया कि ये सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है, इनके प्रति अपनी जिज्ञासाओं को जानने की जरूरत है। इस प्रकार मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी की द्वारा जो भी मुझे सपोर्ट मिलेगा, आगे कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों की खातिर और बेहतर कर पाऊँ। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बच्चे के पास कोई संसाधन नहीं होता, उनके परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं होती, तो उनको अनुशासन से लेके उनकी जिज्ञासाओं को आगे बढ़ाने से लेके सारा काम एक शिक्षक का होता है। और जब शिक्षक पूरे जुनून के साथ बच्चों के साथ जुड़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत तो सफल जरूर होता है और ये सफर हमेशा जारी रहेगा और बच्चों की खातिर कुछ अच्छा करने की फिर से नई प्लानिंग रहेगी। और इस प्रकार से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू मैम, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया। तो मैं शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई उनके सवाल हो या जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। सरोज मैम की जो भी प्रेजेंटेशन है उसको लेके कोई भी सवाल कोई भी शिक्षक साथी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर शिक्षकों की तरफ से सवाल नहीं है तो मैं गुरुचंद सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कमेंट इस पूरी प्रेजेंटेशन पे दें। थैंक यू। शुक्रिया सरोज, आपने बहुत ही अच्छा पेपर प्रस्तुत किया है और ये एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत ही स्पष्टता है और हर चीज़ को बहुत ही सिलसिलेवार रखने की कोशिश की है और टीचर ने जो भी लिखा है उसकी उन्हें बहुत ही स्पष्ट सैद्धांतिक समझ है
सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ाने की और उसमें इतिहास को पढ़ाने की, तो कहीं कोई दुविधा की स्थिति इसमें मुझे दिखाई नहीं देती है। और जिस तरीके से उन्होंने इसके लिए स्रोत सामग्री चुनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो वीडियो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, शैक्षिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें वो तमाम प्रक्रियाओं को बताया गया है जो अन्वेषण, खोज या एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया को बच्चों के बीच में ले जाने का हमें जरिया बताता है, एक माहौल बताता है, उस पर केंद्रित है वो वीडियो। और न सिर्फ वो वीडियो प्रस्तुत किया गया बल्कि उसके आधार पर उन्होंने खुद अपनी समझ बनाते हुए जिस तरह से सिक्कों को बनाया, उनकी प्रतिक्रियाओं को बनाया और उसी तरह की प्रक्रिया उन्होंने अपने स्कूल के कक्षा के बच्चों के साथ की। ये बहुत ही अद्भुत मुझे दिखाई देता है कि एक ऐसा विषय जिसके बारे में, जिन मान्यताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, उन्हें वो मान्यताएं भी पता हैं कि सामाजिक अध्ययन विषयों को लेकर जिस तरह की मान्यताएं हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। आमतौर पर ये माना ही जाता है कि सामाजिक अध्ययन एक हास्याकृत विषय है, ये रटने का विषय है, इसमें बहुत कुछ करने की संभावना नहीं होती है। जिस तरह से हम महत्व रेखांकित करते हैं गणित का या भाषा का या विज्ञान का, तो इस पूरी प्रस्तुति से सामाजिक विज्ञान और उसमें इतिहास शिक्षण की प्रक्रियाओं को बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही स्पष्ट समझ के साथ सरोज ने रखा है। और इसी तरह के पेपर्स की हम सभी से उम्मीद करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बच्चों के वार्तालाप को दिखाया है इसमें कि बच्चों ने सिक्कों को लेकर किस तरह की बातचीत की, दरअसल यही सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार है कि, और साफ इसमें दिखता है कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या समझा, उनकी जिज्ञासाएं कैसे और बढ़ी कि वो और उसके बारे में जानना चाहें। दूसरा, शैक्षिक भ्रमण का सही मायने में क्या अर्थ है, अवलोकन क्या है, वो भी उनकी पूरे इस प्रस्तुतिक्रम में हमें साफ दिखाई देता है। लेकिन जो बातें उन्होंने अभी अपने प्रेजेंटेशन में की, इसमें बहुत सारी बातें उनके इस लेख में नहीं है। इस लेख को भी उन्हें वैसे ही खोलने की ज़रूरत है जैसी कि उन्होंने अभी अपनी बातें रखी हैं। अगर वो ये बातें रखेंगी तो एक बहुत ही अच्छा लेख बनेगा सोशल साइंस टीचिंग के ऊपर, जिसमें उसकी थ्योरी भी है, उसका प्रैक्टिस भी है, और उसके जो, जिसको हम कहते हैं कि प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए या उसके शास्त्रीय आधारों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस लेख में आ जाएंगी तो एक अच्छा लेख बन जाएगा सोशल साइंस टीचिंग के ऊपर। और एक टीचर के जो अवलोकन है अपने स्तर के ऊपर, वो भी इसमें दिखाई देंगे। तो वही मैंने कमेंट सोचे थे, लेकिन जब आपने ये बात रखी है तो वो एक उससे जुड़ाव हमें दिखाई देता है। आपने जो सीखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने जो चुनौतियां थी उनको भी आपने व्यवस्थित तरीके से रखने की कोशिश की है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लगता हो कि ये हटाया जाना चाहिए या अतिरिक्त है या विषय से हटकर है। सारी चीज़ें बस विषय पर केंद्रित हैं और विषय को ही विस्तार देती हैं। तो एक अच्छे लेख की पहचान होती है कि आपने अपना जो ध्यान है, जो केंद्रण है लेख लिखने का, उसको नहीं खोया है। और जो बातें अभी आपने अपने प्रस्तुतिक्रम में किया है उसको विस्तार से आप इसमें शामिल करिए कि दरअसल बच्चों ने इससे क्या सीखा। आपने अपने जो बात वक्तव्य में कहा है वो सारी बातों को इसमें शामिल करने की ज़रूरत मुझे दिखाई देती है। शुक्रिया सरोज। और वो वीडियो तो सभी को दिखाना ही है। तो थैंक यू गुरबचन जी, थैंक यू सरोज मैम। मैं कृति को आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम में समेकन की तरफ लेके जाए। कृति। थैंक यू आनंद। सभी तीनों ही शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद, अमित जी का, रामेश्वर जी का, सरोज मैम का। और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। और गुरबचन जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने मार्गदर्शन के लिए। अब हम आज हमारे साथ ज़िला शिक्षा केंद्र से, डाइट से और हमारे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी असाठी सर को, जो ज़िला शिक्षा केंद्र में हैं सागर में, हमारे एपीसी हैं एकेडमिक के, और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों से साठी जी अक्सर जुड़े रहते हैं। तो सर मैं आपसे निवेदन करूँगी कि वो आप आएँ, अपना वीडियो भी ऑन करें और हमारे शिक्षक साथियों का उत्साहवर्धन करिए।
सर माइक म्यूट है शायद। हेलो जी सर, आवाज जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आवाज। हाँ, सम्मानीय सिंह साहब और सभी हमारे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जितने भी साथी हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कल मैं ट्यूशन दी थी, कल मैंने देखा, आज भी मैंने सुना। हमारे जितने शिक्षक साथी जो हैं, जो हमारे ये समझो अभी ट्रेनर हैं, जो हमारे अपने अनुभव और वो दे रहे हैं, जैसे अभी पक्षी दर्शन पर हमारे कल्याणपुर से दिया, सरोज मैम ने दिया, तो ये जो इससे सीखने को मिल रहा है हमें, जो 30 लोगों को जोड़ा गया है हमारे 30 शिक्षकों को, तो मेरा ये अनुरोध है सभी से कि वो इसको फॉलो करें। जैसे सिंह साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, पहले भी हम उनको कई बार सुन चुके हैं, 1-2 बार डाइट में भी सुना, तो जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है इसको बच्चों के साथ में जरूर लागू करें। हमारे अजीम प्रेमजी के सभी साथियों को, सिंह साहब को, हमारे जो आज 3 लोगों ने जो बताया अपने अनुभव और जो लेख दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस कार्यक्रम अगला और हमारे साथी करते रहते हैं। सभी अजीम प्रेम जी के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे सभी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण आयोजित करके उनके लिए अपने अनुभव से और खुद करके दिखा के बहुत सिखाते रहते हैं। धन्यवाद सभी का। हाँ हाँ मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर, और हमें भी हमेशा से आपका सहयोग मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहेगा। तो अभी ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी जुड़े थे जिला शिक्षा केंद्र से और डाइट से, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से, मगर कुछ कारणों की वजह से वो इस समय हमारे साथ नहीं है। तो लेकिन हम शिक्षकों को बताएं कि आपकी प्रस्तुति उन्होंने सुनी है और उन्हें बहुत अच्छी लगी है, और हम उम्मीद करते हैं वो किसी न किसी माध्यम तक से आप तक अपनी शुभेच्छा ज़रूर पहुँचाएंगे। तो आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं अपने सभी शिक्षक साथी, जो 3 शिक्षक साथी जिन्होंने आज प्रतिभाग किया है, उन तक ये सूचना पहुंचाना चाहती हूं कि आपकी इस कार्यक्रम को हम इसका अभिवादन करते हैं, और इसके लिए एक सर्टिफिकेट के माध्यम से हम आपको अलंकृत करना चाहेंगे। कोविड चल रहा है तो हम आप तक इसे इस कार्यक्रम में तुरंत तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जल्दी ही कुछ साथी आप तक उस सर्टिफिकेट को पहुंचाएंगे। उसकी प्रति मैं आज आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये उसकी प्रति है, और ऐसा एक हम सिग्नेचर्स करवाने के बाद आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे सर्टिफिकेट को, और हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो 3 शिक्षक जिन्होंने आज अपनी प्रेजेंटेशंस दी हैं, ये बहुत मूल्यवान हैं और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सर्टिफिकेट हम जल्दी ही आप तक पहुँचाएंगे। तो मैं कार्यक्रम का समापन करते हुए धन्यवाद करती हूँ अपने तीनों शिक्षकों का, सबसे पहले कि आपने जितना कुछ लिखा है, जितना आगे किया है, और हम जानते हैं ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। ये हम अगले साल इसी विषय पर और मेहनत करेंगे। आप सबने आगे की योजना तो बना ही ली है, उसे हम और शैक्षिक ढंग से बनाएंगे। उसमें लर्निंग आउटकम, बच्चों का प्रतिभाग, बच्चे किस तरह ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को और ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ फिर से हम प्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे साथ और शिक्षक जुड़े हैं 30, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप भी प्रोत्साहित होंगे अपने कार्य को इस तरह से सोचने और लिखने के लिए, और हम आगे अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि और बड़ा कार्यक्रम कर पाएँ और हमारे पास ढेर सारे शिक्षकों के लेख हों जिन्हें हम आगे प्रस्तुत करेंगे। मैं गुरबचन जी का धन्यवाद करती हूँ उनके मार्गदर्शन के लिए, और उन्होंने आज जितनी बातें हमसे कही हैं वो केवल उन 3 शिक्षकों के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और हम सब ने उसे नोट किया है और हम अपने शिक्षण कार्य में उसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। साथ ही डाइट के साथी, जिला शिक्षा केंद्र के साथी, सागर, रहली, खुरई से ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के जितने साथी हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं। कल भी कार्यक्रम इसी तरह रहेगा, सुबह 11:30 से हम शुरू करेंगे कार्यक्रम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर हम इस कार्यक्रम में मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।